ठीक है। तो केमिस्ट्री जो हम लोग का है, ठीक है, 24-25 2 साल चलेगा, ठीक है। 24-25-26 तक चलेगा, ठीक है। 26 में तुम लोग का है जेई मेंस एंड एडवांस, ठीक है। एडवांस को मैं फिलहाल साइड में रख रहा हूँ, ठीक है। पहला फोकस है जेई मेंस वाला, ठीक है। ओके। तो केमिस्ट्री का जेई मेंस का सिलेबस पता है? नहीं सर। 13 चैप्टर नहीं ना? सर। क्या क्या चैप्टर्स है? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या है? पहला जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स में जो अब तक हुआ है दैट इज हिस्ट्री, मेनली हिस्ट्री एंड बेसिक्स जो पहले भी पढ़े हो, रिवीजन टाइप ऑफ। प्लस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आएगा दैट इज स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फाइन। इसके बाद जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, विच डील्स विद सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों का अलग अलग से देयर आर सेवरल लॉज, ठीक है, एंड थियरीज पोस्टुलेट्स जिसको तुमको जानना जरूरी है। तीसरा जो है, एक सेकंड, तीसरा जो है दैट इज योर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर विल बी एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ोगे जो तुम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़े हो, और कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। यूनिट 4, केमिकल बॉन्डिंग, जिसको कभी किसी किसी बुक में केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का पार्ट है, किसी किसी बुक में केमिकल बॉन्डिंग जो है फिजिकल का पार्ट है, ठीक है। 5 इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये एक लौता चैप्टर है जो तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। तो फिजिक्स में देर इज फिजिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिस्ट्री में देर इज केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब दिक्कत क्या होता है, सर, बोलो। थर्मोडायनामिक जो ये वो क्या होते हैं? थर्मो मतलब क्या होता है? हीट। हीट, वेरी गुड। डायनामिक्स मतलब क्या होता है? नहीं पता। डायनामिक्स डायमेंशंस या? मतलब, डायनामिक्स मतलब और स्टडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, ठीक है। वो कैसे काम करता है, कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे चेंज होता है किसी बॉडी से किसी बॉडी पे, अगर जाता है तो वो बढ़ता है कि घटता है, उसका फॉर्मूलाज क्या है, सॉलिड से लिक्विड जाता है क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड आता है क्या होता है, हीट इधर से उधर, हीट कब वर्क में कन्वर्ट होता है, वर्क कब हीट में कन्वर्ट होता है, वर्क अगर हीट में कन्वर्ट होता है तो कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, कितना एफिकेसी है उसका, ये सब लेके, समझे। ओके सर। सो बेसिकली स्टडी ऑफ हीट, जैसे तुम लोग नहीं पढ़े हो फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, डायनामिक्स के साथ और क्या होता है, फिजिक्स में रहेगा, ठीक है। डायनामिक्स बहुत सारा डायनामिक्स रहेगा फिजिक्स में, मोशन का रहेगा, थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है। सो केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ये थर्मोडायनामिक्स जो पार्ट है ये एक ही चीज है, एक ही चैप्टर है पूरे तुम्हारा साइंस में, जो केमिस्ट्री में भी है फिजिक्स में भी है। अब दिक्कत क्या होता है, केमिस्ट्री का फॉर्मूलाज और फिजिक्स का फॉर्मूलाज अलग है, ठीक है। इसका एक मतलब फॉर्मूला सेम है, लाइक टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हीट प्लस पीडीवी होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है लेट्स से, ठीक है। यही फॉर्मूला फिजिक्स में है कि डेली इक्वल्स टू डेल एच माइनस पीडीवी, सेम फॉर्मूला, लेकिन एक जगह पे प्लस है एक जगह पे माइनस है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, कि कौन से वाले में केमिस्ट्री में प्लस है कि फिजिक्स में प्लस है, ये जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और सारे फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं बिकॉज माइनस प्लस में डिफरेंस रहता है। तो
इसीलिए जो थर्मोडायनेमिक्स वाला चीज है ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स इकलौता चैप्टर है जो ना फिजिक्स में समझ आ रहा है ना केमिस्ट्री में समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये वाला क्लास अच्छे से समझना। ठीक है, शायद फिजिक्स से पहले मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में बहुत दिन लगता है। ठीक है, काइनेमेटिक्स एंड ऑल जो भी क्लासेस वो लेंगे शुभम सर, तो सॉरी शिवम सर, तो उसमें मोशन रहेगा, काइनेमेटिक्स रहेगा, फिर इलेक्ट स्टैटिक मोशन, डायनामिक मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, तो मोशन का बहुत लंबा क्लास चलता है उसका। तो आई थिंक उस टाइम में मेरा हो जाएगा कि मैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है सॉल्यूशंस, ये क्लास 12 में है। इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शंस, पता है रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है? यस Yes, sir. ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी तुम्हारा 12th में है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है, सॉल्यूशंस इंटरेस्टिंग है, रिडॉक्स इंटरेस्टिंग है, फिजिकल केमिस्ट्री ओवरऑल इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, बाकी दोनों से देन यू हैव केमिकल काइनेटिक्स, दिस इज माय फेवरेट चैप्टर। ठीक है, अगर फिजिकल में कोई चैप्टर मेरा फेवरेट है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट you have surface chemistry which is mostly theoretical, बस इतना ही है। ठीक है, तो इसमें theoretical बोलने से surface chemistry है वो theoretical है, और और कुछ भी theoretical नहीं है। बाकी सब में तुमको कैलकुलेशंस वगैरह करना है। ठीक है, कैलकुलेशंस करना है, नहीं तो डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर Yes, there sir. are यस 11 chapters in physical chemistry। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इनऑर्गेनिक पे। तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो कि पीडीएफ से ना, मतलब बाद में जो नोट्स बनाने का जो मैं बोल रहा हूँ, तुम पीडीएफ से ना बना के तुम लोग ये वाला लेक्चर जो रिकॉर्डेड होगा उसको फिर से देख के तब बना सकते हो, वो भी अच्छा है ना, तुम्हारा रिवाइज भी हो हाँ जाएगा, तुम दो बार ही सुन भी पाओगे। ठीक है, दैट्स ऑल्सो बेटर ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में पहला जो आता है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी लिखा है। तो दूसरा जो आता है मेटलर्जी, चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है, दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, बेसिकली मेटलर्जी। नंबर 3 क्या आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे इकलौता चैप्टर है बिकॉज हाइड्रोजन इज वेरी यूनिक। व्हाई इट इज यूनिक बता सकते हो? व्हाई इज इट यूनिक? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बन जाता है। उसके लिए नहीं, और कुछ किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज है? नहीं हाइड्रोजन डज नॉट हैव अ प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा है ना, हाँ हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है, हाँ और फिर यहाँ पे है हीलियम, ये सुनो। हाँ हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब यहाँ पे दो है, सॉरी। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन के नीचे क्या है, लिथियम, सोडियम, हाँ पोटेशियम, हम्म है ना। हम्म ऑल ऑफ दीज आर मेटल्स। हाइड्रोजन मेटल है? यस नहीं नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है। तो हाइड्रोजन को हम लोग हीलियम के पास यहाँ पे भी रख सकते थे कि, लेकिन हाइड्रोजन अगर यहाँ पे हाँ रहेगा तो हाइड्रोजन के नीचे क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, हैलोजन वाला ग्रुप। ठीक है, क्या हाइड्रोजन हैलोजन ग्रुप को बिलोंग करता है? नहीं नहीं। फाइन।
तो हम इसको यहाँ पे भी नहीं रख सकते, यहाँ पे भी नहीं रख सकते। दूसरी बात, हाइड्रोजन का क्या है, बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग को हीलियम से पहले ही रखना है कि आइदर यहाँ और यहाँ, ठीक है। और वो जो एक इलेक्ट्रॉन है बाद में तुम लोग पढ़ोगे वो 1s सबशेल में, इट इज 1s1 हम लोग बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन का, ठीक है। सो 1s1, यहाँ पे s डिनोट करता है ब्लॉक। तो टेक्निकली अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, KLM बोल के था, यस सर। यस सर। 128 कुछ करके, ऐसे करके। तो उसको वो एक्चुअली जो है ग्रॉस है, उसको अगर हम लोग और भी डिटेल में जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि उसमें भी सबशेल वगैरह होता है, सबशेल ऑर्बिटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि हाइड्रोजन का होता है 1s1। तो 1s1 यहाँ पे s जो है वो है s सबशेल। अब s सबशेल के जो भी एलिमेंट्स है, ऑल ऑफ देम आर प्लेस्ड इन s ब्लॉक, so you have to place hydrogen in s block, yes or no? यहाँ तक समझ आ रहा है? हाँ। तो हाइड्रोजन को प्लेस करना है इन द s ब्लॉक, बट हाइड्रोजन डज नॉट हैव एनी प्रॉपर्टीज विद द s ब्लॉक, है ना, बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, ठीक है। मेटल का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है नहीं इसके पास, लेकिन हाइड्रोजन जो है s ब्लॉक के कुछ क्राइटेरिया के साथ मैच करता है, लाइक सोडियम फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम फ्लोराइड बनाता है, यस सर। पोटेशियम, ठीक है, क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, हाँ सर। ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन क्या क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बनाता है कि नहीं? हाँ यस। तो हाइड्रोजन क्या वो F2 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr बनाता है ऑफ कोर्स बनाता है ना। हाँ सो हाइड्रोजन हैज सम प्रॉपर्टीज ऑफ s ब्लॉक बट नॉट ऑल ऑफ देम, है कि नहीं? अब अगर यस तुम सर। हाइड्रोजन को हैलोजन में रखोगे तब भी तुम देखोगे कि हाइड्रोजन रिएक्ट सिमिलर टू हैलोजेंस आल्सो, लाइक यहाँ पे तुम अगर सोडियम प्लस हाइड्रोजन डालोगे तो सोडियम हाइड्राइड बनता है, NaH बनता है। पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करोगे तो पोटेशियम हाइड्राइड बनता है, ठीक है। या फिर तुम अगर इसके पास वाला जो ग्रुप है, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम वाला, ठीक है, जो भी इस ब्लॉक में ही बिलोंग करता है, तो अगर मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड रिएक्ट कराओगे तो MgCl2 बनता है। सिमिलरली अगर तुम मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कराओगे तो MgH2 भी बनता है, BeH2 भी बनता है, बेरिलियम हाइड्राइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्राइड। So hydrogen shows some properties of halogens and some properties of s block elements. इसीलिए the position of hydrogen is not certain. तो हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं है, बेस्ड ऑन कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हम लोग उसको s ब्लॉक में प्लेस करते हैं, बट इट इज एन एक्सेप्शन। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं मिटा दे रहा हूँ, Yes, sir. ये वाला पार्ट मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट फिर से हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग हाइड्रोजन पढ़ेंगे। तो इसीलिए हाइड्रोजन का एक अलग चैप्टर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि वाई हाइड्रोजन इज स्पेशल, फाइन, हाइड्रोजन के लिए ही क्यों अलग सा चैप्टर बना, इतने सारे तो एलिमेंट्स है ना। तो पी ब्लॉक दो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है 13 to 15 और एक है 16 to 18, ठीक है। 13 to 15 जो है ये तुम्हारा 11th में, 16 to 18 12th में, लेकिन अभी का जो सिलेबस है पूरा तुम्हारा 12th में कर दिया गया है। लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा बिकॉज इट इज वास्ट, पी ब्लॉक बहुत लंबा है, ठीक है। सबसे लंबा चैप्टर इनऑर्गेनिक का नहीं, आई थिंक पूरे जो केमिस्ट्री में सबसे लंबा चैप्टर जो है वो है पी ब्लॉक, इसीलिए हम लोग को पी ब्लॉक 11th में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, 12th में बाकी पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके। इसके बाद क्या आता है 6, एक ही चैप्टर में हम लोग DNF ब्लॉक पढ़ते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा है नहीं, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स क्योंकि इसमें भी बहुत सारा बेसिक चाहिए होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कोई आइडिया है?
कंपाउंड के बीच में रिलेशन। तुम लोग को जब मैं पढ़ाया था क्रैश कोर्स तब मैं बताया था कि बॉन्ड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, केमिकल बॉन्ड्स दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा क्या होता है? हाँ हाँ, तीसरा क्या? कोऑर्डिनेशन। तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस ठीक है, यस, बताया था। तो इस बॉन्ड पे पूरा केमिस्ट्री जो है दैट इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ए और बी दो एलिमेंट रहता है, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एग्जांपल दे रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन ए बी को दे दिया तो ए के पास क्या हो गया, ए प्लस, और बी के पास क्या हो गया, वन माइनस। वन को वन हम लोग यूजुअली लिखते नहीं है। तो इन दोनों का जो है बीच में क्या होगा, आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पता है तुम लोग को, है कि नहीं? So यस सर। they attracted and बहुत आसपास रहते हैं and they form the ionic bond. Covalent में क्या होता है, A के पास एक इलेक्ट्रॉन है, B के पास एक इलेक्ट्रॉन है। A बोल रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ले सकते हो, B बोल रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ले सकते हो। So basically they are what they are doing, they are sharing electrons, and by this sharing of electrons they are forming the covalent bond. इसमें कोई चार्जेस नहीं है, there are no charges। ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, लेट्स से एक ए है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, बी है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ए अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा और बोलेगा लेट्स शेयर बोथ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में डिफरेंस समझो। कोवेलेंट में क्या है, बोथ ऑफ देम आर गिविंग वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द बॉन्ड, लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बट ए क्या कर रहा है, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है एंड देन दे आर फॉर्मिंग दिस बॉन्ड। इसीलिए हम लोग बॉन्ड को ना ही स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर सकते हैं ना ही एक साथ लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग बॉन्ड को ऐसे लिखते हैं, ए एरो बी। यहाँ पे दो डॉट दे सकते हो, नहीं भी दे सकते, ठीक है। ए एरो बी, ए प्लस बी माइनस, ए एरो बी, यहाँ पे दो डॉट दोगे, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए एरो बी प्लस माइनस। ठीक है, बेटर होता है ऊपर वाला, यस सर। यही वाला लिखो, ठीक है, बिकॉज यूजुअली देर आर नो चार्जेस, इसमें भी कोई चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें भी बेसिकली एक कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है उस पर मैटर करता है। ठीक है, तो दैट इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक यूटिलिटी पता है, यूज बहुत सारे हैं, बट एक पता है, कोई एक दो, जैसे हेमोग्लोबिन हो गया, हेमोग्लोबिन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, हाँ। तो वो क्या क्या कैरी करता है अपने साथ, ऑक्सीजन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड भी कैरी कर सकता है। ठीक है, ये कैसे कैरी करता है, दिस कैरिंग इज डन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वीक होता है, इजीली तोड़ा जा सकता है, तो इसीलिए ये जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस उसके सर। बाद जो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो शायद मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, शायद ये वाला मैं बोलूंगा तुम लोग को खुद पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, वही जो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है, ग्लोबल वार्मिंग, फिर एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, ठीक है, व्हाट इज एसिड रेन, हाउ एसिड रेन टेक्स प्लेस, व्हाट इज स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, स्मॉग क्या होता है, कब स्मॉग दिखता है, ये सब वगैरह होता है ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ठीक है, अगर टाइम बचेगा तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो शायद मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये वाला चैप्टर। क्लियर? यस यस सर। सर। लास्टली इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोल सकते हो कि वॉट एवर इज लेफ्ट इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इसमें कितने चैप्टर्स हो गए, 8। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला आता है जीओसी, ये इज ग्रेटर देन पी ब्लॉक। ठीक है, खाली जीओसी पढ़ने में 3 महीना लग सकता है, 3 मंथ्स, ओनली जीओसी। हाँ। ऐसा क्यों सर? इतना बड़ा है, इट इज सर हाँ। जीओसी का फुल फॉर्म? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस ये एक चैप्टर है? ये एक चैप्टर है तुम्हारे बुक में, ठीक है,
जो 3 महीने ले सकता है मेरा। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं कि शुरू से मैं मेरे को ऑर्गेनिक कराने का मन है। ठीक है, तुम लोग बोल सकते हो कि सर ऑर्गेनिक पहले नहीं करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑब्वियसली ऑर्गेनिक में दिक्कत होगा पहले अगर स्टार्ट कर देंगे तो। लेकिन ये इतना लंबा है और ये पूरा तुम्हारे 11th में ही है। ठीक, इसके बाद और भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है, मैं बोल रहा हूँ, रुको। ठीक है, फिलहाल तो ये वाला सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो है ऑर्गेनिक का, जो तुमको बेस समझाएगा, क्या होता है ऑर्गेनिक वो समझाएगा, ऑर्गेनिक का कितना स्कोप है वो समझाएगा। ठीक है, कितने रिएक्शंस वगैरह पॉसिबल है वो समझाएगा। सारे रिएक्शन बताएगा नहीं, सारे रिएक्ट कौन से रिएक्ट कैसे रिएक्शन होता है, कैसे इंटरेक्शन होता है, ये सब समझाएगा। ठीक है, तो बहुत लंबा होता है ये जीओसी। लाइक मेरे जो ट्यूशन टीचर थे उनको लगभग लगभग 2 से 3 महीना लग गया था। ठीक है, खाली जीओसी पढ़ाने में। फाइन, मुझे 3 महीना Yes. नहीं लगेगा हम्म, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्लासेस लेके पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिट है। दूसरा, जैसे तुम लोग का अभी अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, फिर खत्म हो जाएगा तुम्हारा जैन में, फिर शुरू होगा शायद मार्च में, क्योंकि बीच में तुम लोग बोलोगे सर एग्जाम वगैरह है, क्लास नहीं करेंगे बोल के। ठीक है, तो ये जो फरवरी मार्च में भी शुरू नहीं होगा यार, अप्रैल में शुरू होगा फिर से। फिर जाके फिर खत्म करना मुझे नवंबर में, क्योंकि तुम लोग का जनवरी में जेई मेन का फर्स्ट फेज रहेगा। ठीक है, तो विद इन नवंबर या उससे पहले खत्म करना है, ताकि तुम लोग को रिवीजन भी तो करना है पूरा। ऐसा तो नहीं कि खाली पढ़ा देंगे हो जाएगा। केमिस्ट्री में रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में मतलब थियोरी बहुत ज्यादा है, इसीलिए याद बहुत ज्यादा रखना पड़ता है बाकी दोनों सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अभी देखो कितना महीना है, बस अप्रैल से जनवरी मतलब 10 महीना अप्रॉक्स। हम लोग इसको 9 महीना लेके चलते हैं। और अप्रैल से नवंबर कितना होता है? 8 महीना। 17 महीना है टोटल। चैप्टर्स कितने हैं? 33। शायद से हम लोग देख लेते हैं टोटल चैप्टर्स कितना है। ठीक है, उसमें से एक चैप्टर इतना लंबा लेगा तो खत्म ही नहीं हो पाएगा, है ना। हम्म, और Hmm. 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 इसके बाद वाला जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, बट ऑब्वियसली जीओसी से छोटा है, लेस देन हाफ। इसके बाद जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर तुम्हारे 11th में है। इसके बाद तुम्हारा है 11th में कितना है? क्या? 11th में टोटल कितने चैप्टर्स है? 11th में कितने चैप्टर है वो मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, हाँ। अभी जीओसी हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, इसके बाद आता है हैलोजेंस। उसके बाद आता है, या फिर हम लोग इसको हेलो एल्केन्स बोलते हैं, हैलोजेंस नहीं बोलते, चलो कंफ्यूज हो जाओगे। हेलो एल्केन्स। दूसरा है अल्कोहल्स, फेनॉल, ईथर। अल्कोहल क्या होता है? आरओएच। फिनॉल क्या होता है? ओएच। ईथर क्या होता है? आरओआर। याद है ना? हाँ गुड। हाँ इसके बाद जो है तुम्हारा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, एल्डिहाइड क्या होता है? आर सी एच ओ। कीटोन क्या होता है? आर सी ओ आर। एसिड क्या होता है? आर सी, है ना। yes sir. और शायद इसमें तुम्हारा एस्टर्स भी आ जाता है। हाँ, इसमें एस्टर्स भी आ जाता है, बिकॉज वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही पार्ट है। ठीक है, एस्टर क्या होता है? हाँ, आर सी ओ आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके Yes. बाद आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ नाइट्रोजन।
ठीक है, और इनकम्पास विद नाइट्रोजन, इसमें आता है एमाइंस, एमाइड्स, डायजोनियम सॉल्ट्स एक्सेट्रा। एमाइंस क्या होता है? RnH2। एमाइड क्या होता है? RCONH2। ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है? डायजोनियम ट्रायजोनियम सॉल्ट मतलब एक से ज्यादा अगर NH2 रहे, एक NH2 एक दो NH2 ऐसा रहे तो डायजोनियम सॉल्ट होते हैं। ठीक है। Yes. 7 पॉलीमर्स, 8 बायोमोलिक्यूल्स, 9 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये वाला भी एक चैप्टर है जो शायद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अगर टाइम मिले तो ऑब्वियसली पढ़ा दूंगा। ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में क्या होता है? मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत फूड के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत क्लींजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत, है कि नहीं? और एक चीज होता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जो तुम्हारा प्रैक्टिकल्स में आएगा, वो भी तो पढ़ाना है कि नहीं? Hmm. वो कैसे करोगे फिर? तुम लोग बोलोगे कि सर आप Hmm. बोले स्कूल नहीं करने, स्कूल नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ठीक है, प्रैक्टिकल्स केमिस्ट्री का कभी मिस नहीं करना स्कूल में। ठीक है। जो जितना भी Hmm. क्लास ले ले, ठीक है, ये वो, या तो चाहे वो शिवम सर का क्लास ही क्यों ना हो, या फिर सिद्धार्थ सर या फिर मेरा ही क्लास क्यों ना हो, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल स्कूल में मिस मत करना। ठीक है। Yes. बिकॉज देर आर 11 एनायंस, 11 या 14 एनायंस था, मैं भूल गया मेरे टाइम में क्या था, शायद 14 एनायन था, और 8 से 10 कैटायन था। ठीक है, जिसको तुमको आइडेंटिफाई करना होता है, एक सॉल्ट दे देगा तुमको एग्जाम में, और उसको तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, कौन सा सॉल्ट है। लेट से तुमको हाँ. MgCl2 दे देगा सॉल्ट, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा देख के, क्योंकि वो जस्ट एक पाउडर जैसा होता है, क्रिस्टलाइन होगा ऑफ कोर्स ये वाला भी। Hmm. ठीक है, इसमें से हाँ. तुमको निकालना है कि ये Mg है, और इसमें से तुमको निकालना है ये क्लोरीन है, फिर तुमको बोलना है कि इफ इट इज Mg एंड क्लोरीन देन इट विल बी MgCl2। ठीक है, ऐसे करते हैं, ये भी मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये भी मुझे मतलब मैं चाहता हूँ कि पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जेई मेन में आ सकते हैं आराम से, क्योंकि जेई मेन का सिलेबस कांस्टेंट है, क्वेश्चंस नए कहाँ से बनाएगा, है ना? तब जाके वो, तब वो लोग इसके तरफ देखते हैं कभी कभी, कि प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा बहुत झुक जाते हैं, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि थ्योरी का सिलेबस सेम है। एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री है। ठीक है, ये भी याद रखना। ओके, हो गया। सबसे ज्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री है, सबसे कम तुमको डराएगा केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री इज, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम पेपर मिलेगा तुमको और लगेगा कि क्या पेपर है, ऐसा कभी नहीं होगा केमिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में 11 चैप्टर्स, इनऑर्गेनिक में 8 चैप्टर्स, ऑर्गेनिक में कितने हुए? 9 चैप्टर्स। No. टोटल कितना हो रहा है? 28. 8 + 9 + 11, 28. 28. 28 चैप्टर्स है। ठीक है, जेई के लिए 28 चैप्टर्स है। अब तुम लोग को पहले जैसे मैं स्टार्ट किया हूँ बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ, इसके बाद हम लोग जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम लोग जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग पे, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जीओसी का थोड़ा बहुत पढ़ा दूँ, फिर कुछ और पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितना जल्दी हम लोग ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट कर पा रहे हैं, बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत लंबा लंबा चैप्टर्स है। ठीक है, बहुत कुछ समझना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस महीने का जो हाँ हम लोग का टारगेट है, लाइक विद इन अप्रैल आई वांट टू फिनिश बेसिक प्रिंसिपल्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है। और Yes.
ये वाला चीज हो गया। अच्छा ये वाला चीज हो गया। लेट्स से वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, जेई मेंस। लेट्स से 2K26। तो केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स है? 28 प्लस माइनस 1। 28 ठीक है, नेक्स्ट ये प्रैक्टिकल का मैं ऐड माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब मेरे को बताओ कितने क्वेश्चंस रहते हैं? जेई 10 मेन, जेई मेन में केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 10 कितना? 10? 100। 20 कितने क्वेश्चन होते हैं बोलो बोलो? 20 100। नीट में कितने क्वेश्चंस होते हैं पता है? नहीं। देखो 30 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 30 प्लस 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 प्लस 30। फाइन। 30 फिजिक्स का, 30 केमिस्ट्री का और 30 मैथ्स का। फाइन। अब बाकी थे बाकी 90 क्वेश्चंस रहते हैं ना, टोटल 90 कितने होते क्वेश्चंस। जी? 90 क्वेश्चंस प्लस 90। 4 माइनस 1। सही करोगे प्लस 4 मिलता है, गलत करोगे माइनस 1 मिलता है, अगर छोड़ दोगे तो 0 मिलता है। 90 मल्टीप्लाइड बाय 4, हाँ 360 मार्क्स में तुम्हारा इवैल्यूएशन होगा। जहाँ पे नीट का इवैल्यूएशन कितने मार्क्स पे होता है? 720। इसको ये भी तुमको 3 घंटे में देना है, नीट भी तुमको 3 घंटे में ही देना होता है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा टाइम वगैरह कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो फिर क्या नीट का डिफरेंस भी है? सेम है, +4 - 1। हाँ, +4 - 1 देर आर 180, 180 नहीं, 90 क्वेश्चन रहता है नीट में। नहीं, 180 क्वेश्चन रहते हैं नीट में। उसमें से 90 क्वेश्चन आर फ्रॉम बायो, 45 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 45 फ्रॉम फिजिक्स। ठीक है, अब सोचो नीट में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है 3 आवर्स, और जेई मेन के सिर्फ 90 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको दिया जा रहा है 3 आवर्स। वाई? है ना, कुछ कारण होगा फॉर श्योर। हाँ ठीक है, इसीलिए हाँ जो है जेई का पेपर हार्ड आता है। मतलब जेई का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है नीट के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर हम लोग जेई मेंस का बोलेंगे तो थोड़ा सा ही कम डिफिकल्ट रहता है। अगर जेई एडवांस का बोले तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, अब केमिस्ट्री में डिफिकल्ट मतलब क्या है? तुम केमिस्ट्री में अगर तुमको पूछेगा कोई कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब क्या पूछ सकता है, क्योंकि उसका थ्योरी तो कांस्टेंट है, थ्योरी सबको पढ़ के जाता है अच्छे से। तो वो क्या करता है, एग्जामिनर 2-3 चैप्टर्स को लेता है, 2-3 चैप्टर्स के 2-3 टॉपिक्स को लेके वो कंबाइन करता है। ठीक है, कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको 2 to 3 चैप्टर्स पे अच्छा खासा ग्रास्प होना चाहिए, तब जाके तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ऐसा होता है इन जेई एडवांस। जेई एडवांस बहुत आउट ऑफ द स्पेस कुछ चीज नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि लॉजिक तुम्हारा फिजिकल का भी लॉजिक लग सकता, देख के क्वेश्चन देख के लगेगा ऑर्गेनिक का है, लॉजिक लगेगा फिजिकल का, आंसर निकलेगा तुम्हारा इनऑर्गेनिक पार्ट से। ऐसा है। ठीक है, कि तुमको सोचना है कि इसका ये स्टेट होता है, लाइक नाइट्रोजन का जैसे +1 +3 होता है। ठीक है, तो तुमको फिर नाइट्रोजन के +3 स्टेट से कुछ इनऑर्गेनिक से कुछ आंसर आ रहा है, ऐसा करके लाइक क्वेश्चन शुरू हो रहा है ऑर्गेनिक से और जाके खत्म हो रहा है इनऑर्गेनिक से। तब जाके तुम्हारा जो है दिमाग, क्योंकि सब चैप्टर्स में ग्रास्प अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर तुम्हारे हर एक चैप्टर में ग्रास्प बहुत अच्छा है और तुम कंबाइन कर पा रहे हो, तब जाके तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, सो क्वेश्चन इज 30, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू 2 पार्ट्स, 20 प्लस 10। अभी शायद 360 मार्क्स का नहीं है, अभी शायद यार मार्किंग स्कीम मुझे देखना पड़ेगा यार। अच्छा ठीक है, मैं देख के बता रहा हूँ। 20 क्वेश्चंस आर एमसीक्यू बेस्ड,
10 questions are integer type. Integer type मतलब OMR रहेगा, क्वेश्चन नंबर रहेगा लेट्स से 10 से लेके सॉरी 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, और फिर यहाँ पे ऐसे दिया जाएगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ रहे हो? ये वाला पार्ट बहुत डिफिकल्ट होता yes, है, इंटीजर पार्ट, क्योंकि तुमको पता नहीं है कि क्या होगा। और सबसे डिफिकल्ट होता है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में तुम्हारा डेसिमल में आंसर आएगा, लेट्स से तुम्हारा आंसर आएगा 3.15, आंसर आ सकता है, बहुत चांसेस है, ठीक है, क्योंकि देर आर सम कॉन्स्टेंट्स, जैसे तुम पता है ना प्लैंक्स कांस्टेंट पता है कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻34, ठीक है। हाँ अब यूनिट चेंज करोगे तो ये चेंज होते रहता है, तो ये 6.67 तुम इसके साथ जो भी कैलकुलेशन करोगे तुम्हारा डेसिमल में ही आएगा आंसर, है कि नहीं? लेकिन तुमको चूज करना है इंटीजर, तब तुमको क्या करना पड़ता है, राउंड ऑफ करके फिर इंटीजर में बिठाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, कभी कभी आंसर तुम्हारा नेगेटिव में भी आ जाएगा, ठीक है, तो मजा आता है तब, जो भी है। इंटीजर टाइप में देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ऑप्शन भी नहीं है, देर इज नो ऑप्शन, ऑफ कोर्स ऑप्शन तुम्हारा है 0 से 9, और देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। एमसीक्यूज में ऑफ कोर्स देर इज +4 -1, 4 इंटू 2 कितना होता है, 80 प्लस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिजिक्स फिजिक्स और मैथ्स में भी ऐसा ही रहता है क्या? सेम सेम 20 फिजिक्स एमसीक्यू सेम सेम सेम, सेम। हाँ, ठीक है। अब फिजिक्स और मैथ्स में क्या है, अच्छी बात ये है कि उसमें सारा तुम्हारा जो है कैलकुलेशन बेस्ड होता है, लेकिन केमिस्ट्री में ये वाला एमसीक्यू वाला पार्ट कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा नहीं होगा, ये इंटीजर वाला पार्ट क्योंकि प्योर कैलकुलेशन। अब नॉट नेसेसरी, फिर इसका भी बनाया तो जा सकता है बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है, इवन ऑर्गेनिक पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लाइक फाइंड द नंबर ऑफ आइसोमर्स बोल के, या फिर पता है ना तुम लोग को। हम्म। हाँ, जैसे वैसे तुम बना सकते हो, इंटीजर में कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। हुआ ये वाला पार्ट, जेई मेन, हाँ सर। ठीक है। और सर ये बोलते हैं अलग अलग शिफ्ट्स आता है सबका, मतलब कुछ सबका हार्ड अलग शिफ्ट अलग, आता है कुछ easy, मैं बता रहा हूँ, देर आर वो 7 क्या डेज, होता है? ठीक है। तो जेई मेन जो है इस बारी जैसे 3 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है, एक हुआ था जनवरी शिफ्ट, एक हम्म। हुआ था, पिछली बारी का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक हुआ था जनवरी शिफ्ट, एक हुआ था तुम्हारा, और बाकी दोनों कब कब हुआ था मेरे को आठ। याद नहीं, एक मार्च में हुआ था और एक मई में हुआ था शायद। एक है तुम्हारा जनवरी सेशन, ठीक है, एक है तुम्हारा सर आगे बताओ। ये यार, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, याद नहीं आ रहा। देखना इन तीनों में, ठीक है, जितना भी 3 सेशन में होता है, ठीक है, 3 सेशन, तुम लोग का कितना सेशन होगा नहीं पता, इस बारी का पिछली बारी का 3 सेशन हुआ था, ठीक है। अब हर सेशन में, लेट्स से जैन सेशन में 1 वीक चलता है, मतलब 7 दिन, ठीक है, और हर दिन ईच डे यू हैव गॉट 2 स्लॉट्स, मॉर्निंग स्लॉट, मॉर्निंग शिफ्ट, या फिर इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। हम्म।
मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, ठीक है, 3-3 घंटे का। मॉर्निंग शिफ्ट होगा सुबह, इवनिंग दोपहर से शुरू होता है, ठीक है, 3 बजे के अराउंड, 3 से 6 होता है। और ये मॉर्निंग शिफ्ट शिफ्ट 11 से 2 होता है, ठीक है। मतलब जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले निकलेंगे और इवनिंग शिफ्ट वाले घुसेंगे, एंटर करेंगे। तो कितना शिफ्ट हुआ टोटल? टोटल शिफ्ट इन अ सेशन, टोटल शिफ्ट 40 इन अ सेशन 14, 14 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं। किसी का क्वेश्चन किसी के क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करेगा, और मैच करेगा भी तो तुम क्या ही करोगे? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू सॉल्व दो दो क्वेश्चन पेपर जस्ट बिफोर योर एग्जाम, ठीक है ना? हाँ तो all of them are different question papers, all are different questions. So let's say तुम जनवरी 2023 का अगर पेपर्स निकालोगे तो कितना पेपर निकलेगा? 14 पेपर, मतलब 14 केमिस्ट्री का पेपर। एक पेपर में कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन। तो 14 × 30 कितना होता है? 420 क्वेश्चन, ठीक है। एक सेशन में है 420 क्वेश्चन, मतलब 2K23 में कितने क्वेश्चन बने? 420 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है? 1260 क्वेश्चंस। ये बना है खाली केमिस्ट्री में एक साल में। एक साल में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तुम्हारे पास है 1260, सिर्फ केमिस्ट्री का, ठीक है। इसीलिए कभी कभी मैं बोलता हूँ कि अगर तुम पूरा 1978 से लेके 2023 तक का क्वेश्चन पास्ट ईयर्स भी करोगे ना अच्छे से, तो भी तुम्हारा जेई मेन क्लियर हो जाएगा अच्छे रैंक से, इतना ज्यादा है ये। ऑफ कोर्स 1978 से 2002 तक जेई एडवांस था, खाली जेई मेन बोल के कुछ था नहीं, ठीक है। और ये जो सेशन वाला पार्ट है ये भी लास्ट 3 साल से चल रहा है, उससे पहले था नहीं, कोरोना के टाइम से स्टार्ट हुआ है कि इतना सारा क्वेश्चन, इतना सारा शिफ्ट, बिकॉज कोरोना के टाइम पे क्या था कि हम लोग को डिस्टेंसिंग भी करना था, है ना, पास पास नहीं बिठा सकते, तो इस वजह से, ठीक है। और एक चीज क्यों इतना किया जाता है, नीट में तो नहीं होता है, नीट में एक ही दिन होता है, एक ही पेपर होता है, एक ही स्लॉट होता है, दैट इज 2 to 5 PM। सब कोई एक ही टाइम पे एक ही टाइम पे एक ही दिन बैठ के 2 से 5 एग्जाम देते हैं। ये क्यों इस पॉसिबल बार होता है? सुने हैं पूरा पच्चीस इंडिया 30 में? लाख बच्चे बैठ रहे हैं। 25 लाख बच्चे बैठे हैं इस बार। हाँ भाई। हाँ, 25 लाख पीपल, हाँ जहाँ पे नीट में नीट में बोल रहा हूँ, जेई में 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स अपियर, 15 लाख मैक्स। तो ऐसा क्यों है कि जेई के लिए 15 लाख को कंडक्ट करने के लिए इतना सारा सेशन करना पड़ रहा है, नीट में 25 लाख लोग एक ही दिन दे पाएंगे? पता है? नहीं। लॉजिक थोड़ा दिमाग भी लगाओ यार, तब मेरे को बोलना पड़ेगा। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तुम लोग सोचो। दोनों ही 3 घंटे का है, दोनों में ही 3-3 सब्जेक्ट है। नहीं पता? नहीं सर। किसी को नहीं पता? फ्रेंड्स फ्रेंड्स तुमको पता होना चाहिए। मैं ही तो मना कर रहा हूँ। बाकी लोग, अनुराग, अनुराग है कि चला गया? हूँ। है सर। ओके, द ओनली रीजन इज कि तुम्हारा जो जेई हो वो सीबीटी होता है। सीबीटी मतलब पता है? नहीं सर, नहीं पता। बता मुझे नहीं दीजिए। पता। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन होता है। अच्छा। तो हर एक बच्चे को तुमको एक सेपरेट कंप्यूटर देना पड़ेगा। नीट ऑफलाइन होता है। किसी भी स्कूल में बिठाओगे तो जी। एटलीस्ट किसी भी स्कूल में तुम 50,000 नहीं, 10,000 स्टूडेंट बिठा सकते हो एक स्कूल में। क्या हाँ किसी भी स्कूल में 10,000 कंप्यूटर है? नहीं है।
नहीं किसी भी स्कूल में नहीं है, नहीं यूनिवर्सिटीज में हो सकता है, कॉलेजेस में हो सकता है, किसी भी स्कूल में नहीं है। तो नीट का जो है ब्रांचेस बहुत सारे हैं। हम लोग नीट जो कंडक्ट किया जाता है वो स्कूल में किसी लोग कुछ लोगों को बिठाया जाता है। मेरा जैसे कहा था, मेरा एक कॉलेज में था, ठीक है, तो कॉलेजेस में बिठा सकते हो, स्कूल में बिठा सकते हो, यूनिवर्सिटी में बिठा सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में बिठा सकते हो, इवन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बिठा सकते हो। लेकिन क्या तुम जेई मेन का पेपर मेडिकल कॉलेज में बिठा सकते हो? नहीं बिठा सकते। वो तुम खाली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बिठा सकते हो जिसमें कंप्यूटर्स बहुत सारे हैं। और एक कॉलेज में कितना ही कंप्यूटर रहेगा? 3,000 4,000। 3,000 कंप्यूटर, समझ पा हम्म, रहे हो कितना ज्यादा है? कितने सारे रूम्स चाहिए हाँ खाली सर 3,000 कंप्यूटर को चलाने के लिए? हम लोग के स्कूल में तो सिर्फ 50 है ठीक है, तो इतना सारा कंप्यूटर चाहिए उनको चलाने के लिए। अच्छा खासा सर्वर चाहिए, सर्वर डाउन नहीं क्रैश हो इंटरनेट होना चाहिए जाएगा। एग्जाम के टाइम, है ना? सर्वर ठीक चलना चाहिए, इंटरनेट ठीक से रहना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए इतना सारा स्लॉट्स किया जाता है। क्लियर? 14 स्लॉट किया जाता है ताकि ताकि सर्वर पे प्रेशर कम पड़े, और कॉलेजेस में मतलब ऐसा ना हो कि शट डाउन हो जाए, है ना? हम्म। क्लियर? यस सर। हाँ सर ठीक है। जेई मेन के बारे में क्या और कुछ भी पूछना है? जेई मेन के बारे में पूछो। आप जेई मेंस दिए थे कि डब्ल्यू बी जेई? दोनों। आप दोनों दिए थे। जेई में कितना है? जेई मेन में मेरा 97% आया है। ओहो। इसमें तुमको अच्छा, प्राइवेट अभी मिले। एक भैया है, हम लोग हाँ बोलो। जानते हैं, मतलब अशित भैया, हम लोग के सीनियर। हाँ। उनको, वो हमेशा हम इंस्टा पे रहते थे, आराम से रील्स वील्स डालते थे, स्कूल में घूमते रहते थे। उनका अभी आया 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल। 98 किसी परसेंटाइल को में कुछ नहीं भरोसा मिलेगा। नहीं। मेंस मेंस। हाँ, मेंस का ही बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिलेगा, मतलब अच्छा खासा नहीं मिलेगा। कोई दूर का एनआईटी मिल सकता है, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, सीएस नहीं मिल रहा उनको, सीएस नहीं मिल रहा। सीएस का छोड़ो यार, एनआईटी ढंग का नहीं मिलेगा, ढंग का एनआईटी नहीं मिलेगा उसको। तुमको और मिनिमम बोल रहे थे। मिनिमम 99 परसेंटाइल चाहिए होता है, मिनिमम। मिनिमम अच्छा, और 90। ऐसा क्यों बोलते हैं अलग अलग शिफ्ट में? जैसे किसी का 190 आया हाँ। तो उसका 98 है, लेकिन कुछ लोग का 160 में भी 99 हो जाता, मतलब ज्यादा रहता है। हम्म। कुछ लोग का हर 160 में 98 आ रहा है, कुछ लोग का 190 में आ जा रहा है। हाँ, बाय दिस। क्योंकि ऐसा क्यों? तुम्हारा जो है पेपर का लेवल्स अलग होता है। जब तुम अलग अलग क्वेश्चन लेके पेपर सेट करोगे, जितना भी तुम कोशिश कर लो, पेपर का लेवल सेम नहीं होता है। ठीक है, पेपर का लेवल थोड़ा बहुत अलग अलग रहता है। तो अगर डिफिकल्ट पेपर होगा तो कम मार्क्स में ज्यादा परसेंटाइल मिलेगा। अच्छा। ठीक है, वो कैसे डिसाइड अच्छा, किया जाता है? इजी हुआ तो ये फिर कितना भी गया तो कम ही रहेगा। हाँ बोलो। मतलब इजी हुआ तो फिर कम ही रहेगा इजी रहेगा परसेंटाइल। तो ज्यादा मार्क्स में कम परसेंटाइल मिलेगा, कम रहेगा तो कम मार्क्स में हाँ। ज्यादा परसेंटाइल मिलेगा। मतलब डिफिकल्ट रहेगा तो। अच्छा। ये कैसे डिटरमाइन होता है? अच्छा। हर एक स्लॉट का अलग से पहले परसेंटाइल निकलता है जो तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, हर एक स्लॉट का अलग से परसेंटाइल निकलता है, फिर उसके बीच में कुछ क्राइटेरियाज फॉलो करके कैलकुलेशन किया जाता है, उसके बाद तुम्हारा जो परसेंटाइल निकलता है। ठीक है, मतलब मिनिमम 99 चाहिए ही मिनिमम चाहिए। 99 चाहिए, 99 या फिर 98.78 और मिनिमम। सीएस के लिए सीएस के लिए 99 99 प्लस। ठीक है, अब डिपेंड करता है तुम कौन सा कॉलेज। ठीक है, तुमको वैसे तो मेरे 99 प्लस। 99 प्लस यार। 90 तुमको नहीं पता। अरे मेरे बैच में ऐसे भी लोग थे जिनको 90.997 मिला है, 99.63 मिलेगा। इन दोनों के बीच में रैंक का डिफरेंस पता है? 100 का रैंक का डिफरेंस हो जाए, 100 से ज्यादा, 100 से 1000 का रैंक का हाँ डिफरेंस हो हाँ जाए। 1000 का हाँ। रैंक का डिफरेंस है 63 64 65 ऐसे करके पूरा 99 हाँ, तक। वो बहुत बहुत बड़ा नंबर रहता है ना पीछे परसेंटाइल में। क्योंकि परसेंटाइल मतलब क्या होता है? 99.997654312। एग्जैक्टली क्या exactly. क्या? हाँ एग्जैक्टली exactly. परसेंटाइल मतलब पता है हम्म। क्या? कौन बता पाएगा व्हाट इज परसेंटाइल? क्या परसेंटाइल परसेंटेज होता है? नहीं ये तो नहीं होता है अब नेट से देख के मत बताना, ठीक है? पता हो तो बोलो पता है, नहीं पता तो बोलो नहीं पता है।
किसी को पता है, आइडिया है थोड़ा बहुत, मतलब मेरे को एक बार एकदम अच्छा वाला नहीं चाहिए, बट थोड़ा बहुत आइडिया है किसी को भी? आइडिया तो होगा यार। उतना नहीं पता क्या है, लेकिन ये रहता है जैसे इतने सारे बच्चे हैं तो फिर उसके लिए रैंक डिसाइड करने के लिए अच्छे से, इसलिए इतना लंबा सा कैलकुलेट डेसिमल नंबर में डाल किया देते जाता हैं। है। रहता है हाउ डू यू डेसिमल के बाद। कैलकुलेट परसेंटाइल? किसी को पता है? तीनों में से, चारों में से कितने लोग हैं? नहीं पता है। राहुल तुमको पता है? नहीं सर। सपोज किसी का 95 परसेंटाइल आ रहा है, इट मीन्स 95% ऑफ टोटल अपियरिंग स्टूडेंट्स। अपियरिंग स्टूडेंट तो नहीं बोलते हम लोग, इसको कैंडिडेट बोलते हैं, क्योंकि हाँ कैंडिडेट्स इज बिलो द मार्क्स यू अचीव। मतलब 95 परसेंटाइल अगर तुम्हारा है, इसका मतलब है हिंदी में नहीं पता मुझे। 95% ऑफ द अपियरिंग कैंडिडेट, जितने लोग अपियर कर रहे हैं, लेट्स से 10 लाख। ये 10 लाख हुआ? नहीं, ओके 10 लाख। इसका 95% कितना होता है? 95,000, है ना? हाँ So 95,000 of हाँ। the students have got marks less than you. तुमसे कम मार्क्स मिले उन लोग को। समझ में आ अच्छा रहा है? 70 परसेंटाइल मतलब क्या है? 70% लोग को मार्क्स तुमसे कम मिला है। दे हैव गॉट मार्क्स लेस देन यू। और बाकी 30% जो है, उन लोग को तुमसे ज्यादा मिला है। अगर 95 परसेंटाइल होगा मतलब 5% लोग तुमसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए। सर, हाँ बोलो अच्छा, बोलो। अगर एक ही स्लॉट के टाइम पे अगर दो कैंडिडेट्स का सेम मार्क्स आ जाए हाँ, तब तब क्या पहले होगा तब पहले सर? प्रेफरेंस आता है फिजिक्स का। फिजिक्स में किसका ज्यादा है, उसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, ज्यादा रैंक मिलेगा। उसके अच्छा बाद उसके बाद शायद मैथ्स है, उसके बाद केमिस्ट्री, ऐसा कुछ। उसके बाद मैथ्स है, फिर केमिस्ट्री। मेरे को जितना पता है कि केमिस्ट्री का फिजिक्स का सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है। वो तुम्हारा जेई में भी है, नीट में भी है। नीट में भी फिजिक्स का पहला प्रेफरेंस है। इसका कारण है, क्या बोलो तो, केमिस्ट्री में सब कोई स्कोर करता है अच्छा। एवरीबॉडी स्कोर गुड, क्योंकि केमिस्ट्री जो रट्टा भी मार पाता है ना अच्छे से, वो क्या करता है, पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन रट्टा मार लेता है। ऐसे भी लोग होंगे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन याद है हाँ उसको, कौन होते से हैं। जेई के पेपर में कब आया है पूरा याद है उसको, आंसर तक कुछ सब कुछ याद है। तो केमिस्ट्री में बहुत, मतलब 80% पीपल विल स्कोर गुड। तो इसीलिए केमिस्ट्री में तुम ज्यादा मार्क्स भी लाओगे ना, तो तुम्हारा रैंक मतलब परसेंटाइल अच्छा नहीं होगा केमिस्ट्री में। हर एक सब्जेक्ट का अलग से परसेंटाइल निकलता है, ये भी पता है ना कि नहीं पता? हाँ हाँ। नहीं पता था। ओके, तुम लोग किसी का भी मार्कशीट नहीं देखे हो जेई मेन का? कोई दिखाया नहीं, दोस्त वगैरह, रिलेटिव वगैरह? देखा हूँ, मेरे पास है। तो उसमें देखोगे तीनों सब्जेक्ट का अलग से तुम्हारा जो है हाँ हाँ, परसेंटाइल अलग रहता है। है। ठीक है, अब हाँ। मैथ्स का जो है और फिजिक्स का जो है, ये दोनों स्कोरिंग होते हैं। वाई? बिकॉज सबसे नहीं बन पाता है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है फिजिक्स। अगर फिजिक्स में तुम्हारा ग्रास्प अच्छा है तो ऑलरेडी समझ लो कि तुम्हारा रैंक अच्छा आएगा। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स लोगों से नहीं हो पाता। सिंपल सा लॉजिक है, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा फोकस तुम लोग को करना पड़ेगा फिजिक्स समझने में। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम तुमको देना पड़ेगा फिजिक्स में, सबसे ज्यादा टाइम। और सबसे कम पढ़ाया जाएगा तुमको फिजिक्स। मतलब पढ़ाया जाएगा इन द सेंस कि शिवम सर का जो क्लासेस होंगे, ठीक है, उनके क्लासेस क्या है, बहुत ही क्रिस्प है, ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तुमको सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा करना है फिजिक्स में, ये अभी से याद रखना। ठीक है, अगर तुम दिन में 5 घंटा दे रहे हो, उसमें से 2 घंटा फिजिक्स, 1.5 घंटा मैथ्स, और आधा घंटा से 1 घंटा केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि 5 घंटा दोगे मतलब 5 घंटा पूरा तुम कभी भी नहीं दे पाओगे। यू विल बी एबल टू गिव 4 और 3 आवर्स, 3.5 आवर्स मैक्स। नीट स्टडी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, नीट। क्लियर है? यस सर। परसेंटाइल क्या होता है यस समझा सर। दिया, सब्जेक्ट वाइज समझा दिया। अच्छा,
अब 3 पेपर हो, 3 स्लॉट, सॉरी 3 सेशन है कि नहीं? तुम तीनों सेशन अटेम्प्ट कर सकते हो, यू कैन अटेम्प्ट ऑल 3 सेशन। तीनों का तुम्हारा अलग से परसेंटाइल आएगा, और जो बेस्ट परसेंटाइल होगा उसको 1, लेंगे। परसेंटाइल 2, परसेंटाइल 3। इन तीनों में से बेस्ट 2 लिया जाएगा, बेस्ट 2 लिया जाएगा, फिर उसका एवरेज किया जाता है, ठीक है? अच्छा। अगर तुम 2 दोगे तो 2 पे ही होगा, अगर तुम 3 दे रहे हो तो बेस्ट 2 लिया जाएगा, उनका एवरेज होता है, ठीक है? ये हुआ। और उसके परसेंटाइल से बाद रैंक निकाल सकते हैं? परसेंटाइल से रैंक तुम नहीं निकाल पाओगे, लेकिन परसेंटाइल से रैंक निकलता है। कैसे? अब रैंक बहुत तरह का होता है, एटलीस्ट 2 तरह का तो होता है, ठीक है? एक होता है टोटल रैंक, टोटल रैंकिंग में तुम कितने आते हो, कितने नंबर पे आते हो, और एक होता है यूआर वाला रैंक, और एक होता है एसआर वाला रैंक, ठीक है? टोटल रैंक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एआईआर, कभी सुने हो? एआईआर यस। 1 ऑल 3 इंडिया 5 रैंक। 6 7, ईयर ठीक है? 1। ऑल इंडिया रैंक। ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा बच्चा है, बच्ची है, क्या है, सबका इस पे एक रैंक मिलेगा, जो कि उसका एआईआर होगा, सबको मिलता है, ठीक है? दूसरा जो है एसआर, एसआर इज स्टेट रैंक, तुम्हारे स्टेट में कितना रैंक है तुम्हारा, ठीक है? तुम्हारे स्टेट में तुम हाँ कितने नंबर पे हो। अब एआईआर नहीं, यही दोनों होते हैं, ठीक है? नाउ एआईआर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी, जनरल। और फिर है पीडब्ल्यूडी। अच्छा। पीडब्ल्यूडी तो नहीं बोलते, फिजिकली चैलेंज, लेट्स से, मैं इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड में वो याद नहीं, हाँ ठीक था। चैलेंज, हाँ, ठीक है? पीडब्ल्यूडी होता है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अच्छा, ये ओके, पीडब्ल्यूडी, ठीक है? तो यूआर क्या होता है, अनरिजर्व। तो तुम्हारा एक एआईआर का अनरिजर्व रैंक भी आएगा, मतलब एआईआर ऑल इंडिया रैंक आ गया, फिर अनरिजर्व में ऑल इंडिया में तुमको कितना आ रहा है, मतलब अनरिजर्व ऑल इंडिया में तुमको कितना आ रहा है, ये एक रैंक आएगा। सिमिलरली एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, ओबीसी का ए भी होता है, ओबीसी ए, ओबीसी बी, इसका आइडिया मुझे नहीं पता क्या होता है, ठीक है? बट होता है, इतना पता है, ओबीसी ए, ओबीसी बी। और फिर पीडब्ल्यूडी का अलग कोटा रहता है, तो इन कोटा में हर एक का अलग रहता है। तुम अगर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारा पीडब्ल्यूडी वाला रैंक आएगा, ठीक है? तो जो जिस कैटेगरी में बिलोंग करता है उसको उस कैटेगरी का एक रैंक मिलेगा, पहला। दूसरा है कि स्टेट, स्टेट का ओवरऑल रैंक मिलेगा, प्लस स्टेट का भी तुम्हारा ऐसे स्टेट यूआर रैंक भी मिलेगा तुमको, स्टेट का यूआर रैंक, मतलब स्टेट में तुम्हारा यूआर अनरिजर्व में रैंक कितना है, हाउ मच, ठीक है? क्लियर? हाँ सर। अभी क्या हो गया है, ये स्टेट वाला रैंक ना नहीं निकलता है, वाई? बिकॉज सारे कॉलेजेस जो है सब एआईआर से या फिर अनरिजर्व एआईआर से एडमिशन लेते हैं, किसी का भी स्टेट कोटा नहीं है। अगर स्टेट कोटा रहेगा, जैसे डब्ल्यूबीजेई में स्टेट कोटा है, डब्ल्यूबीजेई क्या करता है, तुम में से कितने लोग हो जो एलिजिबल हो डब्ल्यूबीजेई के लिए? एलिजिबल तो सबको ही हो, कितने लोग हो जिसके पास WBJ कोटा क्या है? होता है? वेस्ट बंगाल जेई में। वेस्ट बंगाल। अच्छा, जेई का फुल फॉर्म क्या है? ये तो कोई जॉइंट बताया ही एंट्रेंस नहीं। एग्जाम। जॉइंट जॉइंट एंट्रेंस। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम। ये तो सबसे पहले बताना चाहिए था। एनीवे, आई एम आल्सो लर्निंग। तो ये सब गलती प्रिंस का है, ठीक है? प्रिंस मेरा बहुत टाइम खा लिया, नहीं तो मैं ये प्रिपेयर करके आता, ठीक है? ये सब मेरे दिमाग में जो जैसे जैसे आ रहा है मैं बताते जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है जिससे मैं रेफर कर पा रहा हूँ, ठीक है? बहुत दिक्कत होता है क्योंकि आगे पीछे हो जाता है बहुत। तो हम डब्ल्यूबीजेई लोग का में फुल से फॉर्म है, हाँ सर। नहीं है कोई शायद वेस्ट बंगाल से। कोई नहीं है ना वेस्ट बंगाल से? नहीं। तो कोई तुम्हारा नहीं। तुम्हारा हालत सिद्धार्थ से जैसे है, ठीक है?
कि तुमको कोई कोटा नहीं मिलेगा। वेस्ट बंगाल जॉइंट में क्या है, कोटा है, स्टेट रिजर्व कोटा बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। मतलब जो वेस्ट बंगाल से उन लोग का शायद कुछ 70 या 75% सीट्स आर रिजर्व फॉर स्टेट कोटा एंड अदर्स हैव 25%। तो जितने भी ऑल इंडिया वाले हैं वो उस 25% के लिए कम्पीट करते हैं, और बाकी के जो वेस्ट बंगाल वाले हैं वो लोग 70-75% के लिए कम्पीट करते हैं, है कि नहीं? सर ऐसा क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल के टीचर, वेस्ट बंगाल के जो कॉलेजेस है, दे आर अंडर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। जो वेस्ट बंगाल जेई डब्ल्यूबी जेई के अंडर जो एग्जाम होता है, दिस इज टेकन बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। लेकिन बाकी जो भी एग्जाम्स है, दे आर टेकन बाय द नेशनल गवर्नमेंट, है ना, या फिर क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है। और ये जो है, हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, ओके। तो ये जो है तुम्हारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डज नॉट वांट इट्स स्टूडेंट्स टू गो आउटसाइड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसीलिए वो अपने कॉलेजेस में कुछ इंसेंटिव्स देता है या फिर ऐसे सीट्स देते हैं ताकि वेस्ट बंगाल के जो बच्चे वो दूसरे स्टेट में ना जाए, ठीक है। क्लियर? यस सर, ऐसे यस। बहुत सारे ऐसे और भी यस स्टेट्स है सर। जिनका अलग अलग एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। स्टेट का अलग एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि स्टेट के जो कॉलेजेस है उनको प्रेफरेंस मिलता है वैसे तो, ठीक है, हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो डब्ल्यू दे सकते हो तुम लोग। बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं डब्ल्यू छोड़ के भी, जैसे वीआईटी जो है, वीआईटी का अलग एग्जाम होता है, वीआईटी ट्रिपल ए। गुड सर। फिर बिट्स, बिटसैट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर बिटसैट मिल गया ना, बहुत अच्छी बात है। आई विल से कि लेट्स से बिट्स पिलानी मिल गया, अगर लेट्स से, अरे बहुत पैसा लेता है। पैसे का बात नहीं है। बिट्स तुम्हारा कोई भी एनआईटी से बहुत अच्छा है, जादवपुर से अच्छा है, पढ़ाई का माहौल अच्छा मिलता है, ठीक है, पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा मिलता है। बिट्स इज वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। फिर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जैसे बीएचयू का नाम सुने हो, अलीगढ़ का नाम सुने हो, हाँ। बीएचयू का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और भी दिल्ली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनका नाम मुझे याद नहीं रहता, कभी कभी न्यूज में आ जाते हैं, देखना पॉलिटिक्स की वजह से है ना। उन लोग का अलग अलग एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, ठीक है। वो सब एग्जाम भी देना पड़ेगा तुम लोग को, लाइक यू हैव टू गिव एवरी एग्जाम, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली जेई मेन देना है। तो ये सब एग्जाम्स के बारे में हम लोग बाद में कभी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मुझे नोट्स चाहिए। नो आइडिया। एसआरएम का अलग से एग्जाम होता है। एसआरएम का नाम सुने हो? एसआरएम का नाम नहीं सुने हो? एसआरएम बोल के कॉलेज है, ठीक है, हैदराबाद में। उसका भी अलग से एग्जाम होता है, वीआईटी का अलग से एग्जाम होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो तुम 3 एग्जाम दोगे, उसके बाद तुम्हारा रैंक आएगा। ऐसा नहीं कि पहले एग्जाम के बाद ही तुम्हारा रैंक आएगा। 3 सेशन अगर होगा तुम्हारे साल में, तो 3 सेशन कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा रैंक आएगा। चाहे वो तुम एक सेशन पे अटेम्प्ट करो या 2 सेशन अटेम्प्ट करो या तीनों, तुम्हारा रैंक जो है आफ्टर 3 सेशन ही आएगा। ये याद रखना। बहुत लोग होते हैं पहला सेशन नहीं देके दूसरा सेशन देते हैं, बहुत लोग होते हैं पहला सेशन देते हैं बाकी दोनों नहीं देते, बहुत लोग होते हैं कि थर्ड सेशन देते हैं। क्योंकि जब पहला सेशन होता है वो बोर्ड से पहले होता है, तो बहुत लोग का कभी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत लोग सोचते हैं कि बाद वाला देंगे, लाइक अप्रैल वाला या मई वाला देंगे, तब अच्छे से रिवीजन करके फिर देंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों का ऐसा भी मेंटालिटी रहता है कि सिंस प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, किसी का भी अच्छा नहीं है, तो अगर उससे पहले तुम अच्छे से मेहनत करके वो वाला एग्जाम अच्छे से क्लियर कर दो, तो उसमें तुम्हारा कम मार्क्स में भी परसेंटाइल अच्छा आ जाएगा। तो अगर अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा तो रैंक अच्छा आ जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से तुम्हारा मेंटालिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, प्रिपरेशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। क्लियर? तीनों। क्लियर यहाँ तक? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं, ठीक है। एक ये काम करेंगे, जितना एग्जाम लिखे ना सब दे देंगे। साथ देना तो सब चाहिए, ठीक है।
ऐसा नहीं कि मैं तो बोलूंगा कि क्लास 12 जब तुम एंटर करोगे, ठीक है, तब तुम्हारा जो भी जेई मेन का पेपर्स वगैरह मिलेगा तो उसको भी तुम अपने से सॉल्व करने का कोशिश करना, क्योंकि तब तक तुम्हारा जेई मेन जेई क्लास 11 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तब से तुम लोग को पेपर देने का आदत डालना है, ठीक है। पेपर देने का आदत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर तो अलग ही क्लास लगेगा मुझे, ठीक है। जैसे बोर्ड्स देने का मेथड होता है वैसे जेई मेन देने का भी मेथड होता है, ठीक है। हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, ओएमआर मार्किंग वगैरह एक्सेट्रा। यहाँ तक किसी को क्लियर, किसी को डाउट है कुछ, कुछ भी? नहीं 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 नहीं। ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं है यहाँ तक। फिर हम नहीं लोग केमिस्ट्री में मुझे कुछ नहीं चीजें बताना है जो मैं आज बताऊंगा, तुमको 2 साल तक फॉलो करना है। पहला, होमवर्क मुझे नेक्स्ट दिन ही चाहिए, नेक्स्ट दिन। अगर मैं मंडे क्लास लिया, नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे ले रहा हूँ, आई नीड दैट होमवर्क कंप्लीटेड बाय दैट 24 आवर्स, ठीक है। मुझे कंप्लीट चाहिए होमवर्क, ठीक है। यस मोस्टली सर। तुम्हारा जो होमवर्क होगा एमसीक्यूज होगा, तो यू हैव टू सॉल्व योर एमसीक्यूज। और मुझे जो है ऐसे एक पेपर में 1 2 3 4 करके ए बी कौन सा है करके देना है, ठीक है। अच्छा ये एक चीज बोलो, पूछना भूल बोलो। गया, जेई मेन के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे, जेई मेंस एडवांस। हम्म, स्कूल में हम लोग को कितना चाहिए रहेगा? नहीं समझे। मतलब जेई मेंस एडवांस का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हाँ, स्कूल में तो स्कूल का भी तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना कि ऑफ कोर्स, स्कूल में फेल ऑफ तो नहीं कोर्स, होना। ऐसा नहीं है तो कि फिर स्कूल का उसमें छोड़ कितना सकते परसेंटेज ठीक रहेगा कि हाँ हम हो। लोग इतना परसेंटेज लेके चलें तो नॉर्मल है, ठीक है? नहीं समझे हम तुम्हारा बात, तुम क्या बोलना चाहते हो? बोर्ड्स में कितना परसेंटेज चाहिए रहेगा बोर्ड्स में कॉलेज के 70 75 पर, बोर्ड्स में कितना परसेंट चाहिए कॉलेज के लिए? लिए? हाँ। मैटर नहीं करता कितना परसेंट है। अच्छा। बोर्ड्स बोर्ड्स नहीं देखता कोई, नोबडी सीज, ठीक है। कुछ कॉलेजेस फेल हो गए देखते तो हैं, कुछ फेल होने से तुम जेई मेंस में अपियर नहीं कर पाओगे, मतलब जेई मेन में अपियर कर पाओगे, सॉरी, जेई मेन तो पहले होता है। जेई मेन में अपियर कर पाओगे लेकिन तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। कॉलेज में एडमिशन होने का क्राइटेरिया कि यू हैव टू पास इन ऑल सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश। 60% अच्छा तो कम से कम चाहिए ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि 60% चाहिए यार, 80% चाहिए मिनिमम। 80, ऐसा शिवम सर का बात मत सुनो कि 75%, 70 75% में हो जाएगा, नो। 80% चाहिए, ठीक है, फाइन। और वो हो अच्छा। जाता है, ठीक है, बोर्ड्स में हो जाता है। बोर्ड्स में क्या होगा, बोर्ड्स में तुम क्या करोगे, बोर्ड्स के 1 महीना 2 महीना पहले तुम खाली बोर्ड्स का ही पढ़ोगे, उसमें भी मैं मदद कर दूंगा तुम हाँ लोग को, ठीक है। वो जो हाँ। 1 2 महीना तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे उसमें मैं पूरा गाइड कर दूंगा तुम लोग को, ठीक है, एटलीस्ट केमिस्ट्री में तो दिक्कत नहीं होगा। टॉपिक सेम है, पढ़ना भी सेम है, पढ़ना कम है एक्चुअली। जो जेई मेन का सिलेबस है उसका 20% सिलेबस तुम्हारा होगा बोर्ड्स में। पहली बात तो 11th का कुछ नहीं रहेगा, और दूसरी बात कि 12th का भी जो भी रहेगा उसका 20% रहेगा, जेई मेन का 20%, ठीक है। इसीलिए हम लोग जोर दे रहे हैं जेई मेंस में, क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर हम लोग पहले बोर्ड्स का शुरू शुरू करने जाएंगे तो कभी खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा। ऑब्वियसली ओवरलैपिंग है, वेन डायग्राम जैसा है, ठीक है, लाइक दिस दिस, नहीं ऐसा नहीं है, लेट्स से दिस एंड दिस, ये है बोर्ड्स के सिलेबस। हाँ। नहीं, ये फैक्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूँ या फिर ऐसे बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है, ठीक है, इसको नहीं नहीं ठीक है। सीरियसली लो, ठीक है। जेई, हाँ हाँ। इवन अगर तुम सोचोगे तो ये होता है सिलेबस नीट का, ठीक है। मैं नीट में पढ़ के मैं बोल रहा हूँ कि नीट का इतना सिलेबस होता है, ठीक है, लेकिन मैं पूरा पढ़ा था क्योंकि आई डिड नॉट नो कि मुझे क्या लेना है। मेरा फिजिक्स बायो दोनों ही था, सॉरी मैथ्स बायो दोनों था, जैसे तुम लोगों को पता है and all। तो मैं पूरा पढ़ा था, ठीक है। तो नीट में पढ़ना तो है, पूरा पढ़ना होता है, लेकिन आता इतना में से ही है, ठीक है, इतना बस। लेकिन जेई का सिलेबस पूरा है और पूरे से आता है, इसीलिए जेई डिफिकल्ट है सबसे, ठीक है। हम्म।
तो पहला जो पॉइंट है मेरा कि होमवर्क जिस दिन मैं दूंगा नेक्स्ट दिन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सैटरडे रात को मैं क्लास ले रहा हूँ, सैटरडे रात को 10 बजे क्लास ले रहा हूँ, फिर संडे में सुबह 10 बजे क्लास ले रहा हूँ, मुझे उसके अंदर कंप्लीट चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके नेक्स्ट दिन मैं जो पढ़ाऊंगा संडे, उसका मेरे मैं फिर से तुम लोग को होमवर्क दूंगा। ठीक है, उसका होमवर्क फिर से तुमको करना है। होमवर्क में क्या रहेगा, मिनिमम 30 MCQs, मैक्सिमम 50 MCQs। ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन सा टॉपिक है, डिफिकल्ट है कि आसान है। डिफिकल्ट होगा तो 50 MCQs, आसान होगा तो 30 MCQs। ठीक है, अगर कैलकुलेशन बेस्ड होगा तो ज्यादा एमसीक्यू रहेगा, अगर याद करने वाला होगा तो कम एमसीक्यू रहेगा, लेकिन मिनिमम 30 MCQs रहेगा हर क्लास के बाद, और मैक्सिमम 50। ठीक है, इससे ज्यादा हो सकता है, अगर होगा तो मैं ज्यादा टाइम दूंगा, लेकिन मुझे होमवर्क एवरी डे चाहिए। क्लियर? यस। होमवर्क एवरी डे कंपल्सरी। ठीक है, होमवर्क नोट्स कॉपी में तो नहीं करेंगे? होमवर्क तुम नोट्स कॉपी में क्यों नोट्स करोगे? कॉपी होमवर्क तो एमसीक्यू सॉल्व में। करना है, रफ कॉपी में करोगे, आंसर जो है बस मेरे को टेक्स्ट करके भेज दोगे। ओके। ठीक है, ये जो होमवर्क टेक्स्ट करने का बात है ना, ये मेरे को एक बार बात करना पड़ेगा नीव के साथ या फिर किसी के साथ, क्योंकि तुम लोग ग्रुप में नहीं डालोगे, ग्रुप में डालोगे तो सबको दिख जाएगा आंसर क्या सॉल्व किया है ना। हाँ, तो मैं ग्रुप में नहीं गूगल डाल, फॉर्म बना सकते हैं। अब रोज का गूगल फॉर्म बनाना इज डिफिकल्ट। क्लासरूम सोच रहा हूँ मैं नहीं क्लासरूम में सर, डालूंगा। मतलब ठीक है, मेरा मन है गूगल क्लासरूम करने का, लेकिन क्लासरूम, देखते हाँ हैं। वो भी ठीक है। ठीक है, तो या फिर लिख ठीक है, वो देखा जाएगा, लेकिन होमवर्क इज कंपलसरी। होमवर्क अगर नहीं करके आओगे ना मेरे क्लास में, मैं घुसने नहीं दूंगा। ठीक है, एक दो क्लास में घुसने नहीं दूंगा, पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास से पूरा करके आओगे। ठीक है, घुसने नहीं दूंगा इज ट्रू, याद रखना, इट्स नॉट अ जोक। ठीक है, आज तक मैं किसी को क्लास से निकाला नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन 11th का केमिस्ट्री इज अ सीरियस मैटर, 11th का बायो इज अ डिफरेंट थिंग, बट 11th का केमिस्ट्री इज अ वेरी सीरियस मैटर। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि तुम में से किसी को भी केमिस्ट्री पसंद नहीं है। ठीक है, ये भी मेरे लिए नहीं, बहुत ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट है। बात है। ठीक है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को पसंद है। दूसरा, स्टडी एंड अटेंड क्लास। इसका मतलब क्या है, पिछले क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा वो पढ़ के आना है, क्योंकि मैं क्लास के पहला 10-15 मिनट क्वेश्चन पूछूंगा उससे, थ्योरी। ठीक है, वाइवा टाइप्स। अगर वो नहीं बोल पाओगे तो मैं क्लास में अटेंड नहीं करने दूंगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, पिछले क्लास का पूछा जाएगा या फिर पिछले 2-3 क्लासेस से पूछा जाएगा। अगर तुम होमवर्क ढंग से कर रहे हो तो पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 30 MCQ अगर कोई टॉपिक में कोई बच्चा कर रहा है तो इट इज अंडरस्टूड कि उसको आता है सब कुछ। ठीक है, तो पढ़ के आना है, पढ़ के नहीं आओगे तो नहीं आना है। फाइन, मैं सच यस। बता रहा हूँ, मैं निकाल दूंगा। ठीक है, मैं आज तक किसी को क्लास से नहीं निकाला हूँ, लेकिन मैं इसमें निकाल दूंगा, क्योंकि मैं इसमें मतलब स्लैग नहीं कर सकता। ठीक है, कि ठीक है चलो एक दिन नहीं पढ़ के आया नेक्स्ट दिन से पढ़ के आएगा, ऐसा नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, मैं सबको बता रहा हूँ। ठीक है, किसी का कुछ भी इमरजेंसी हो, मुझे नहीं देखना है। अगर तुमको इमरजेंसी है, तुम क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तुम वीडियो लेक्चर जो मैं बाद में डाल दूंगा कहीं पे, उसको देख के भी पढ़ के फिर होमवर्क करके फिर आना है, नहीं तो नहीं आना है। सिंपल सा हिसाब है। ठीक है, होमवर्क हो गया, स्टडी हो गया, मेंटेन नोट्स प्रॉपरली। ठीक है, नोट्स जो है अच्छे से मेंटेन करना है। इसका 3 अलग अलग कॉपी बनाओगे तुम, ऑर्गेनिक का अलग, इनऑर्गेनिक का अलग, हम्म। और फिजिकल का फिजिकल अलग। का अलग। ठीक है, फिजिकल में क्या चीज है, फिजिकल में बहुत ज्यादा हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि फिजिकल का कॉन्सेप्ट्स के लिए एक अलग कॉपी बनाओ, जो कि छोटा पतला हो। ठीक है, बहुत बड़ा होने का जरूरत नहीं है, और न्यूमेरिकल्स के लिए दूसरा कॉपी लेना, जिसमें न्यूमेरिकल्स हो रहा है। ठीक है, ओके सर। जिसमें न्यूमेरिकल्स हो रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत होंगे। अब चैप्टर मैं जब पढ़ाऊंगा, एक क्लास में लेट से मैं ही खुद तुम लोग से 15-20 लेट से 20 में एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है,
तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो उसके बीच बीच में एमसीक्यूज रहेगा। तुम जब नोट्स कॉपी में लिखोगे तो उसके बीच बीच में तुम अगर एमसीक्यू सारा एमसीक्यू लिखने जाओगे तो कॉपी भर जाएगा, उसमें कंटेंट कम रहेगा लेकिन कॉपी भरा हुआ रहेगा, है ना। इसीलिए जब भी फिजिकल केमिस्ट्री का नोट्स बनाओगे क्या होगा, टॉपिक जो थ्योरी जो है अच्छे से लिखोगे और एग्जाम्पल एक या दो क्वेश्चन रखोगे मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम जब रिवाइज करोगे तुमको क्वेश्चंस नहीं देखना, खाली थ्योरी देखना होगा। क्लियर। यस सर। नंबर 4, स्टडी एंड अटेंड क्लासेस हो गया, मेंटेन नोट्स प्रॉपर्ली हो गया, होमवर्क हो गया, डाउट्स। कब कब पूछ सकते हैं आपसे? डाउट्स का क्या बोलूं, मैं बोला कि डाउट्स अगर होगा तो क्या आपको नहीं रात को मैसेज कर मैं ये सकते हैं? बोल रहा हूँ कि डाउट का जो है ओशन बनना चाहिए। ठीक है, इतना ज्यादा डाउट बनना चाहिए कि मैं बोलूं कि नहीं होगा मेरे से सॉल्व, कुछ दिन टाइम दो मुझे, एक वीक टाइम दो सॉल्व करने के लिए, इतना ज्यादा डाउट्स होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन पे डाउट है। ठीक है, सो इतना ज्यादा डाउट होना है। डाउट इतना कब होगा, जब तुम ज्यादा सॉल्व करोगे। ठीक है, अब सीधी सी बात है, 5 लोग हो, होमवर्क मैं दूंगा, होमवर्क 5 लोगों करोगे। ठीक है, सबका डाउट हम्म। सेम रहेगा या फिर थोड़ा इधर उधर रहेगा, तो तुम लोग को क्या करना है, पहले आपस में डिस्कस करना है। कहाँ डिस्कस करोगे, हम लोग का जो ग्रुप है उसी में डिस्कस कर लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में तुम लोग का डाउट आ रहा है। ठीक है, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं देख लूंगा। अब तुम पांचों से जो सॉल्व नहीं होगा वो मेरे पास आएगा। ठीक है, ये हो गया अगर कोई होमवर्क में डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन पे डाउट है। अगर कोई थ्योरी पे डाउट है, वो तुम लोग आपस में डिस्कस नहीं करोगे, वो मुझे बताओगे, वो मैं अलग से किसी का क्लास लेके या फिर मैं बोलूंगा वीडियो फिर से देखो या फिर कुछ, वो मैं बता दूंगा। थ्योरी में अगर डाउट है तो वो मेरे से पूछोगे। कोई भी एमसीक्यू में अगर डाउट है तो आपस में पहले डिस्कस करोगे, अगर कोई डाउट किसी से भी नहीं बन रहा है तब वो मेरे पास आएगा। क्लियर। यस यस सर। सर। होमवर्क यूजुअली मैं डिस्कस नहीं करूंगा। होमवर्क तुम लोग दोगे मुझे, मैं चेक करके तुम लोग को बता दूंगा कौन सा किसका कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये मैं बता दूंगा। ठीक है, शायद अगर तुम लोग इसमें डालोगे गूगल क्लासरूम में डालोगे तो वो चेक करना आसान होता है। देखूंगा मैं, वो मैं उस हिसाब से मैं हाँ। बता दूंगा। ठीक है, होमवर्क मुझे चाहिए। ठीक है, एकदम उसी दिन। और होमवर्क जब तुम लोग हो, सबमिट करोगे सर, उस, हाँ बोलो। होमवर्क में ज्यादा एमसीक्यू रहेंगे क्या? होमवर्क ऑल ऑफ देम विल बी एमसीक्यू। तुम लोग को सब्जेक्टिव पे फोकस करना है। अगर तुम लोग बोलोगे कि सर सब्जेक्टिव में भी फोकस करना चाहिए, करना है हम लोग को थोड़ा बहुत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो खाली क्वेश्चन बनाना है और आंसर चेक करना है। होमवर्क तुम लोग को करना है। तो अगर सब्जेक्टिव वो का भी जब होमवर्क, बोलो। स्कूल का एग्जाम थोड़ा बहुत आता रहेगा तब थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। नहीं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लाइक आफ्टर एवरी चैप्टर मैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दूंगा, लाइक 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 10 लॉन्ग क्वेश्चन, 10 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ असर्शन रीजन रहेगा, ऐसा करके पूरा दे दूंगा। ठीक है, वैसे तो असर्शन रीजन तुम्हारा एमसीक्यू में ही आ जाता है। तो ये पूरा 50 क्वेश्चन मैं तुमको दे दूंगा होमवर्क, एक वीक टाइम दूंगा या फिर 2-3 दिन टाइम दूंगा, तुमको पूरा अच्छे से कॉपी में लिख के सबमिट करना है। ठीक है, फाइन। तो डाउट्स हाँ। वाला पार्ट हो गया। डाउट्स मेरे को बताना है, कॉल नहीं करना है। ठीक है, व्हाट्सएप में डालोगे, मेरा जब टाइम होगा हो जाएगा। या फिर अगर ग्रुप में डाल रहे हो, ग्रुप में किसी से नहीं होगा तो हो रहा है तो मेरे को पिंग कर देना। वो नहीं होता है @ बोल के जो किया जाता है, हम्म। हाँ हाँ। वो कर देना। ठीक है, मैं देख के बता दूंगा। तुम लोग जो भी होमवर्क डालोगे, होमवर्क चेक होगा 24 टू, लेट्स से, डेढ़ दिन कितना होता है, 36 आवर्स। ठीक है, 24 to 36 आवर्स के अंदर तुमको मिल जाएगा कि तुम्हारा कितना सही है कितना गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, जो भी हाँ। चेक होगा +4 - 1 में चेक होगा, मतलब अगर सही होगा +4 मिलेगा, गलत होगा -1 मिलेगा, छोड़ दोगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, करेक्ट रॉन्ग, छोड़ दिया को क्या बोलते हैं, अनअटेम्प्टेड। फाइन, ये हो गया चौथा। फिफ्थ, अटेंड ऑल लेक्चर्स।
ठीक है, कि क्योंकि जितना भी तुम वीडियो देख लो लेक्चर जैसा नहीं होगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, वो बात मेरा सिद्धार्थ सर के साथ कल हो रहा था जब तुम लोग लीव कर गए, कि अगर लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करके इन लोग को दे देंगे तो ये लोग क्लास क्यों करेगा, ये लोग तो लेक्चर वीडियो में ही देख लेगा। तो मैं फिर सिद्धार्थ मुझे समझाया कि क्यों अलग होता है। ठीक है, तो बहुत अलग है, बहुत सारा पॉइंट वो बताया था, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तुम कुछ भी कर रहे हो, अगर लेट से तुम नोट्स नहीं ले पा रहे हो या फिर तुम कुछ शादी में हो या फिर कहीं पे भी हो, जस्ट ऑन करके कान में एक ईयरफोन लगा के रखना, खाली सुन लेना, देखने का भी जरूरत नहीं है, लिखने का भी जरूरत नहीं, खाली सुन लेना। ठीक है, वो भी काम आता है, लेकिन मिस नहीं करना है। ठीक है, बता दो कि ऐसे मैं बाहर हूँ सर, मैं बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्लियर। यस सर। ये हो गया एक, होमवर्क हो गया, स्टडी हो गया, मेंटेन नोट्स हो गया, डाउट्स हो गया, अटेंड ऑल क्लासेस हो गया। फिर तुम्हारा फेज टेस्ट होगा। ठीक है, फेज टेस्ट एंड चैप्टर वाइज टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट जो मैं लूंगा वो मैं लूंगा, आई विल टेक। ठीक है, फेज टेस्ट जो होगा ब्रेन एस्पायर विल टेक। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, कौन चेक भी बनाएगा? चेक मैं नहीं करूंगा, मैं खाली इसको डिस्कस करूंगा, मुझे नहीं पता कौन बनाएगा। ठीक है, ये शिवम सर बोल रहे थे, शायद अच्छा। शिवम सर बनाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर से या फिर कहीं से, नहीं पता। चैप्टर वाइज जो पेपर टेस्ट होगा ये मैं लूंगा। ठीक है, इसका 90 मार्क 90 क्वेश्चन रहेंगे या फिर 100 क्वेश्चन रहेंगे, डिपेंड करता है कैसा चैप्टर है। सेम +4 - 1 वाला लॉजिक सेम क्लासरूम में ही डाला जाएगा। ठीक है, टाइम स्लॉट मैं बता दूंगा, टाइम भी फिक्स रहेगा, उसी टाइम के अंदर तुमको सबमिट करना, अगर तुम सबमिट नहीं करोगे तो चेक नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है, इवन फेस टेस्ट भी वही होगा, ये भी एमसीक्यू रहेगा? सब एमसीक्यू रहेगा। फेस टेस्ट जो है पूरा जेई मेन के पैटर्न में होगा, ओके। मतलब 30 क्वेश्चन फिजिक्स का, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 30 क्वेश्चन मैथ्स का, इवन तुम्हारा 20 का एमसीक्यू, 20 का इंटीजर, एकदम पूरा जेई मेन पैटर्न का फेस टेस्ट। 3 फेस टेस्ट होगा तुम्हारा साल में। ठीक है, वो जो होगा वो डिवाइडेड चैप्टर्स होगा, उसके बाद तुम्हारा बहुत सारे जेई मेन बेस टेस्ट होगा जो फुल सिलेबस पे होगा, वो अलग बात हो गया। केस टेस्ट एंड चैप्टर टेस्ट हो गया, अटेंड ऑल लेक्चर्स हो गया, डाउट्स हो गया, मेंटेन नोट्स प्रॉपर्ली हो गया, स्टडी एंड अटेंड क्लासेस हो गया, और होमवर्क। और कुछ था? और कुछ था? रिवीजन। ठीक है, कोई चीज जो तुमको बहुत आगे लेके जा सकता है बाकी लोगों से, दैट इज रिवीजन, याद रखना। ठीक है, तुम कितना भी पढ़ लो, अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो तुमको घंटा याद रहेगा, कुछ नहीं याद रहेगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ से रिवीजन करोगे? अपने नोट से। ठीक है, ऑफ कोर्स नोट्स बहुत लंबा हो, जैसे शिवम सर कल बता रहे थे कि नोट्स बहुत लंबा है। ठीक है, तो उसके लिए रिवीजन कॉपी अलग से बनाना, आई थिंक इट इज टाइम टेकिंग। ठीक है, मैं तो बोलूंगा नोट्स वाला ही पढ़ लो, क्योंकि वो तुम पढ़ के रखे हो, उसमें तुमको पढ़ने में टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो नोट से फिर रिवीजन कॉपी बनाओगे, उसमें भी तो टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं रिवीजन कॉपी पर सपोर्ट नहीं करूंगा, आई विल से दैट नोट्स वाला कॉपी ही पढ़ो। उसमें जब तुम बार बार एक ही चीज पढ़ोगे तो तुमको अपने से आइडिया आ जाएगा कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है, जल्दी तुम्हारा हो जाए। क्लियर? यस सर। तो मेरा है नोट से पढ़ो, होमवर्क अच्छे से करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वगैरह सब चीजें सब चीजें। और क्या, कोई बुक फॉलो करने का जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी अगर तुमको कोई बुक चाहिए होगा तो पूछ लेना, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप मैं डाला भी था शायद से ना। तुम जीआरबी वाला हाँ। पढ़ सकते हो, आर्यन का कोई भी बुक ले सकते हो। एनसीईआरटी मत पढ़ना यार, हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ो। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में बहुत कम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी खराब है, एनसीईआरटी बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उसके इन्फॉर्मेशन जो है सब सही है, लेकिन बहुत कम है, उतने में तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोलूंगा एनसीईआरटी नहीं पढ़ो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसी का नोट्स वगैरह, इसी इनाफ, मोर देन इनाफ, इसी को खत्म नहीं कर पाओगे तुम लोग। ठीक है, अभी तुम लोग को लग रहा है कि इसी को खत्म नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे सीधा शिवम सर कल दिखाया ना, एक चैप्टर में कितने नोट्स रहते हैं, देखे तो थे। ठीक है, हाँ। आइडिया वैसा तुम्हारा 3 सब्जेक्ट में,
और तीनों का तुमको एक से एक मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि तुमको ग्रास्प रहे अच्छा खासा। रिवीजन करना है, कितना टाइम है तुम्हारे पास? 24 घंटे है दिन में, बस। उसमें से कुछ टाइम तुम्हारा चला जाएगा स्कूल में, कुछ टाइम तुम्हारा चला जाएगा सोने में, खाने पीने में, एक्सेट्रा में, ठीक है। और फिर कितना ही टाइम बचेगा अपने रिलैक्स करने के लिए, कुछ टाइम चाहिए होता है ना। कहीं कोई खेलने जाता है, आई फुल्ली सपोर्ट दैट कि खेलने जाना चाहिए, आउटडोर गेम्स एक रखना चाहिए अपना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम दिन में 8 घंटा पढ़ रहे हो, तो 4 घंटे के बाद एक आउटडोर गेम वाला ब्रेक होना चाहिए, जिसमें कि तुम माइंड फ्रेश हो सके, ठीक है। तो वो तो मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ कि एक खेलने आउटडोर गेम्स वाला रहना चाहिए, 1 या 2 घंटे का दिन में, एवरीडे, ठीक है। या फिर जिम हो जाए, ठीक है, जिम ही जाओ, लेकिन जाना चाहिए, ठीक है। या फिर दौड़ के आओ, या फिर साइकिलिंग, कुछ भी कर लो यार, लेकिन करना चाहिए, ठीक है। आउटडोर एक्टिविटी कुछ करना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, गिटार वगैरह बजाता है, तो बजाना चाहिए थोड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्लासेस लेके अच्छा ऐसा, उतना भी नहीं, लेकिन बजाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर रखना है, ठीक है, नहीं तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। पहले पहले 2-3 महीना बहुत अच्छे से पढ़ोगे, फिर एग्जॉस्ट हो जाओगे, बोलोगे कि सर और नहीं हो पा रहा है, और नहीं घुस रहा है दिमाग। तो वो एग्जॉस्ट नहीं होना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, 2 साल बहुत लंबा प्रोसेस, ठीक है। क्लास 10 जैसा नहीं कि लास्ट 3 महीने घस, मतलब क्या होता है, रगड़ के पढ़ लिए तो हो गया, अच्छा मैं आ जाएगा, 90% प्लस आ जाता है। मैं बोल रहा हूँ 3 महीने अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ता है ना, तो 90+ मार्क्स आ जाएगा उसका बोर्ड पे, ठीक है। लेकिन 11th में ओके, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है, चलो, बस। और कुछ नहीं बताना है मुझे, तुम लोग को कुछ बताना है नहीं, किसी को? नहीं सर। चला 10 कर गया, कितना टाइम हुआ? मुझे हाँ, क्या बोला था? 1 बज गया सर। कौन बोल रहा है, पहले बोलो वो। कुछ नहीं, प्रिंस। हाँ, बोलो, क्या बोल रहे हैं? और बाकी बच्चों को जानने के बाद बोलूंगा। अच्छा सुनो, बाकी बच्चों को जाने से पहले एक चीज, मैं लैपटॉप से खाली ज्वाइन करता हूँ, लैपटॉप फोन दोनों से ज्वाइन नहीं करता हूँ, ठीक है। इसीलिए मेरा ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कौन बोल रहा है याद रखे, ठीक है, पहचान पाऊँ। तो अभी कोशिश करना अपना नाम बोलने हाँ का, धीरे धीरे मेरे को याद हो जाएगा। जैसे प्रिंस का थोड़ा बहुत याद रहता है, निशान का जैसे अच्छे से याद है, तो ऐसे धीरे धीरे मुझे पता चल जाएगा कि कौन किसका आवाज कैसा है, ठीक है। अब तो तब सर दिक्कत आप नहीं होगा, एक महीना से पढ़ा रहे थे हम लोग को, अभी तक आपको याद नहीं हुआ? चलो चलो निकलो तुम लोग अभी। ये कौन बोला बताओ? नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है, शायद अनुराग बोला होगा। हाँ। क्योंकि श्रेयस और राहुल तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये लोग अपने ख्वाब में सर मैं बोलता हूँ। ये लोग अपने ख्वाब में रहते, मुझे पता नहीं क्या सोचते रहते ये लोग, ठीक है। कहाँ बोलते हो तुम लोग, नहीं बोलते हो कुछ, ठीक है। हाँ, कैसे नहीं बोलता हूँ सर मैं। ठीक है, ठीक है, आगे से बोलना, मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी, शायद तुम बोलते हो, मुझे लगता है फ्रेंड्स ही बोल रहा होगा, या फिर अनुराग बोल रहा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज जो है अच्छे से याद रखना, ठीक है। मुझे लाइक मेरा भी पहली बार का ही एक्सपीरियंस है किसी को क्लास से निकालने का, ठीक है। मैं कभी नहीं निकाला हूँ आज तक, ठीक है, लेकिन मैं निकाल दूंगा, ये फैक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं क्लास करने दूंगा, नहीं करने दूंगा वैसा, ठीक है। ठीक है, चलो। और फिर बाकी का तो तुम्हारा क्लास के साथ साथ हो जाएगा। वीक में मेरा 3 से 4 क्लासेस रहेंगे, स्लॉट 4 रहेगा मिनिमम, ठीक है। किसी किसी वीक में अगर मेरा मन करे तो आई कैन टेक 5 क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। तो उस हिसाब से तुमको चलना है। मैक्सिमम 4 क्लासेस लेके चलो, मिनिमम 3 क्लासेस, 3 से कम तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैं कवर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। हर एक स्लॉट मिनिमम 2 घंटे का होगा, जैसा पिछले वाला क्लास नहीं हुआ था, ठीक है। हाँ तो पिछले वाले क्लास में 2 घंटा लगा था मुझे खाली 5 पेज पढ़ाने में, तो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर अलॉयज वाला पार्ट छूटा हुआ है। तो इसीलिए 2 घंटे का स्लॉट्स हाँ होगा, ठीक है। कभी भी, मतलब तुम लोग तो फ्री हो, कभी भी ले सकता हूँ मैं, चलो। आ, बस इतना ही है, ठीक है। हार्ड वर्क, एक चीज याद रखना, जो कल मैं निशान को बोला था, वो कॉल किया था एक बारी,
कि क्लास पिछला वाला क्लास नहीं कर पाया तो एक चीज याद रखना, हार्ड वर्क इज ग्रेटर देन स्मार्ट वर्क इन क्लास 11। लेकिन क्लास 12 में जब जाओगे तो ये उल्टा हो जाता है। और जेई के लिए जेई के लिए भी मैं बोलूंगा हार्ड वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। जेई के लिए भी मैं बोलूंगा हार्ड वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो बंदा हार्ड वर्क करता है ना उसको पता है कि कैसे स्मार्ट वर्क करना है। उसको शायद ये नहीं पता हो कि इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं, लेकिन उसको पता है कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। ठीक है, हाँ तो इसीलिए हार्ड वर्क करो। स्मार्ट वर्क वाला कॉन्सेप्ट मेरे पास तो मत ही लाओ। ठीक है, तो हार्ड वर्क करो। ठीक है, जितना तुम मेहनत करोगे, देखो दो चीज है, जितना तुम मेहनत करोगे और जितना तुम सैक्रिफाइस करोगे उतना तुमको रिजल्ट दिखेगा ही। ऐसा कोई भी ऐसा है नहीं कि रूल, ये सिंपल सा रूल है। ठीक है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन है, लेकिन इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जितना तुम हार्ड वर्क करोगे, जितना तुम सैक्रिफाइस करोगे, उतना तुमको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। चलो ठीक है, चलो बाय। और बाकी का क्लास में डिस्कस करेंगे, और कुछ भी डाउट वगैरह होगा ग्रुप में ऑलवेज डाल सकते हो तुम लोग। ठीक है, चलो। इसका भी पीडीएफ चाहिए क्या किसी को? नहीं सर। नहीं। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर।